सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, इससे पहले तक अपनी चर्चा हो चुकी है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पहले लेसन की चर्चा कंप्लीट और सेकंड लेसन की चर्चा कंप्लीट। आज अपन नेक्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं, पांचवा लेसन, जिसका नाम है लोकतंत्र। देखो क्या है कि शुरू के अपने जो सामाजिक विज्ञान के 4 लेसन है वो इतिहास से संबंधित है, 5, 6, 7 ये लेसन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसके बाद ज्योग्राफी के कुछ लेसन है, उसके बाद इकोनॉमिक्स के कुछ लेसन है, लास्ट में आगे सिविक्स के कुछ लेसन है। तो क्या है कि इतिहास के अपने 2 लेसन कंप्लीट हो चुके। अब हम पॉलिटिकल साइंस का जो पहला लेसन है अपनी पुस्तक में जो 5वां लेसन है लोकतंत्र, उसकी आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन की अपन शुरुआत करें पार्ट 5, जिसका नाम है लोकतंत्र, या जिसे अपन कह सकते हैं डेमोक्रेसी। अब देखो इस लेसन में क्या है कि जब अपन पढ़ना शुरू करें इस लेसन को, ज्यादातर अपने वही चर्चा जैसे पहले और दूसरे लेसन में जैसे क्वेश्चन थे ना बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पहले लेसन फर्स्ट जो लेसन था वो 5 नंबर का था, सेकंड लेसन भी 5 नंबर का था, और आज जो अपन 5वां लेसन जो शुरू करने जा रहे हैं वो भी 5 नंबर का है। और हर लेसन में से जो अब तक अपन ने जो भी लेसन पढ़े हैं उसमें से बोर्ड परीक्षा में 2-2 प्रश्न अपने एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है अपने 4 नंबर का। इस लेसन में भी वही बोर्ड का पैटर्न है, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। मतलब ये अपनी बोर्ड परीक्षा में 5वां लेसन भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है लोकतंत्र का अर्थ, तो क्यों नहीं अपन इसको एक क्वेश्चन के रूप में ही लिखते हैं। जैसे शुरुआत यहीं से होती है लेसन की, लोकतंत्र का अर्थ बताइए। इसका आंसर आपको देखो कैसे लिखना है। लोकतंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक है डेमोस, दूसरा है क्रेटिया। ग्रीक भाषा के जो 2 शब्द हैं, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। अब यहां अपने को इनकी इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अगर लिखना चाहो तो ये तो हो गया क्या? डेमोस, और ये हो गया क्या? क्रेटिया। अपन सामान्यतः ये भी लिख सकते हैं ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है डेमोस और क्रेटिया। ये कोष्टक वाले वर्ड लिखने की अपने को एग्जाम में आवश्यकता नहीं है। अब देखो डेमोस का तो अर्थ होता है ना, वो होता है जनता। क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार से अपन देखें तो लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? जनता की शक्ति, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है, उसे अपन कहते हैं लोकतंत्र। लास्ट में आगे अपन लिख देंगे इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा शासन जिसमें शक्ति जनता के पास होती है, उसे ही क्या कहते हैं अपन? लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर लोकतंत्र का अर्थ आपसे पूछा जाता है तो अपन इसी प्रारूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है लोकतंत्र ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। आराम से अपन खुली जगह में अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी आराम से दिखाई देगा। 2 शब्द कौन से हैं? डेमोस और दूसरा क्रेटिया। डेमोस का अर्थ है जनता, क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा शासन जिसमें शक्ति जनता के पास होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? लोकतंत्र कहते हैं। यह आपका पहला प्रश्न है कंप्लीट। अब इसके बाद में अपने पुस्तक में बता रखा है क्या? लोकतंत्र के रूप कौन कौन से होते हैं?
हालांकि विद्वानों के अनुसार लोकतंत्र के कई रूप हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे जो अपनी पुस्तक में जो दे रखे हैं उन रूपों के बारे में चर्चा। तो अगला भी आप एक प्रश्न के रूप में याद रख लेना, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके लोकतंत्र के रूप बताइए। तो 4 रूप बता रखे हैं अपने लोकतंत्र के। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा बता रखा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा बता रखा है आर्थिक लोकतंत्र, और चौथा बता रखा है नैतिक लोकतंत्र। अब देखो यहां से या तो अपने डायरेक्ट प्रश्न ये बनता है कि लोकतंत्र के रूप बताइए, उसमें अपने को ये 4 रूप बताने हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। अब इसके बाद में जो प्रश्न बनने की संभावना होती है अपने जो पुस्तक में बता रखा है, राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए या राजनीतिक लोकतंत्र का उल्लेख करो। ये प्रश्न तो बनता है कितने नंबर का? 4 नंबर का। और ये जो 3 प्रश्न हैं, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, ये तीनों अपने बन सकते हैं 1-1 नंबर के। तो राजनीतिक लोकतंत्र की अपन विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि अपन 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर सके। इनका अपन 1-1 नंबर लाइक इनका क्या देखेंगे, अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कौन से लोकतंत्र की? राजनीतिक लोकतंत्र की। जैसे आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, तो राजनीतिक लोकतंत्र में देखो क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये होती है कि जो शासक होता है वो संविधान के अनुसार शासन करता है। शासक इसमें अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकता, उसको जो संविधान में लिखे हुए नियम है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा। तो राजनीतिक लोकतंत्र की पहली विशेषता तो क्या हो गई, इसमें शासक संविधान के अनुसार शासन करता है। दूसरा, शासन की जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। जनता ही तो शासक की नियुक्ति करती है और जनता चाहे तो शासन को हटा भी सकती है या शासक को हटा भी सकती है। तो देखो राजनीतिक लोकतंत्र की पहली विशेषता तो क्या हो गई, इसमें शासक संविधान के अनुसार शासन करता है। मतलब जो संविधान में जो नियम लिखे हुए हैं उन नियमों के अनुसार ही क्या करता है, शासक शासन करता है। दूसरी बात, शासन की अंतिम शक्ति, शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। शासन की अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। कैसे होती है, क्योंकि जनता ही तो शासक को नियुक्त करती है और जनता चाहे तो शासक को हटा भी सकती है। तो तीसरे पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, शासक की नियुक्ति जनता करती है तथा जनता शासक को उठा भी सकती है। उठा भी सकती है, क्योंकि अपने को पता है लोकतंत्र में यही होता है कि भाई लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास, जनता के पास। लोकतंत्र में शासक की नियुक्ति कौन करेगी, जनता करेगी। लोकतंत्र में अगर जनता चाहे तो शासक को हटा भी सकती है। अब चौथा पॉइंट समझने का प्रयास करना। चौथे पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष राज्य होता है तथा व्यवहारिक पक्ष सरकार होता है। एक बार अपन बोर्ड पे लिखते हैं, फिर समझाता हूं इसका अर्थ क्या होता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष राज्य होता है तथा व्यवहारिक पक्ष
सरकार होती है। जैसे अपन बात करें भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है, समझ गए बात। समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे दिखाओ दे कि भारत कहां है और अमेरिका कहां है, दोनों के बीच कैसे समझौता हुआ। समझ रहे हो बात? आप मुझे ऐसे दिखा सकते हो क्या कि देखो ये रहा भारत, मानचित्र की बात नहीं कर, आप प्रत्यक्ष रूप से आप बता सकते हो क्या कि ये भारत है ये अमेरिका है। कोई ऐसी कोई विषय वस्तु थोड़ी है भारत और अमेरिका जो लाके अपन दिखा दे कि ये देखो ये भारत है ये अमेरिका है, नहीं दिखा सकते ना। क्योंकि व्यवहार में अपन किसी देश की जगह यहाँ कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? राज्य। राज्य का मतलब अपन क्या मानेंगे? यहाँ किसी देश को ही अपन क्या मान रहे हैं? राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य मान रहे हैं। या फिर जैसे मैं कहूं भारत ने अमेरिका पर अमेरिका पे तो खैर आक्रमण कहां करने जाएंगे अपन, भारत ने पाकिस्तान पर आज अटैक कर दिया तो पूरा का पूरा भारत की धरती उठकर पाकिस्तान पे आक्रमण थोड़ी करेगी, नहीं करेगी ना। तो ये तो एक सैद्धांतिक पक्ष हुआ। वास्तव में जो आक्रमण करवाया जाएगा वो किसके द्वारा करवाया जाएगा? भारत की सरकार द्वारा आक्रमण होगा। वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ तो समझौता हुआ किसके बीच? भारत की सरकार के बीच और अमेरिका की सरकार के बीच। तो व्यवहारिक दृष्टि से कार्य कौन करता है? सरकार कार्य करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है? सरकार होता है, जबकि सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है? राज्य होता है। अगली विशेषता की अपन बात करें, देखो दो चीजें आप थोड़ा दिमाग में रखना, एक तो होता है साध्य, एक होता है साधन। साध्य तो किसे कहते हैं? साध्य कहते हैं अपन कह सकते हैं साध्य का मतलब होता है लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। और इस साध्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सामग्री हम काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। जैसे आप 10वीं क्लास की अभी स्टडी कर रहे हो, आपका साध्य या लक्ष्य तो है 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना। ये तो आपका क्या हो गया? साध्य हो गया या लक्ष्य हो गया। अब उसके लिए आप साधन क्या काम में ले रहे हो? आप टीचर्स से पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, आज जैसे अपन बात करें ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो आप, तो ये क्या हो गया? आपके लिए साधन हो गया। साधन किस काम में आता है? साध्य तक पहुंचाने या लक्ष्य प्राप्त करने के जो काम में आता है उसे क्या कहते हैं? अपन साधन कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भाई लोकतंत्र में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना, ये हम प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में किसको काम में लेते हैं? लोकतंत्र को काम में लेते हैं। मतलब राजनीतिक लोकतंत्र ये क्या हो गया? साधन हो गया, ना कि साध्य। समझ गए बात? तो लास्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, राजनीतिक लोकतंत्र एक साधन है ना कि साध्य। राजनीतिक लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। मतलब समझ गए साधन और साध्य? मतलब राजनीतिक लोकतंत्र एक साधन है जिसके माध्यम से हम प्राप्त करना चाहते हैं क्या? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आदि लक्ष्यों को अपन प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन किसे बताया गया है? राजनीतिक लोकतंत्र को, मतलब लोकतंत्र को। तो ये तो बतानी है आपको राजनीतिक लोकतंत्र की 5 विशेषताएं। याद करने के लिए आपको वैसे देखो कंप्लीट ये चीजें नोट्सों में लिखी हुई मिलेंगी। जब तक आपको नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाते तब तक आप जैसे भी अपन बोर्ड पे लिखते हैं वीडियो रोक के उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि तब तक के लिए आपके पास पढ़ने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध रहे। तो राजनीतिक लोकतंत्र को लेकर अपनी चर्चा कंप्लीट। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कौन से लोकतंत्र को लेकर? सामाजिक लोकतंत्र को लेकर। डस्टर कहां है सर? मिल गया। अब देखो राजनीतिक लोकतंत्र के बाद अगला आता है सामाजिक लोकतंत्र। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया था
कि अब जो 3 लोकतंत्र पढ़ेंगे अपन, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, इसके अपने को केवल परिभाषाएं देखनी है, क्योंकि ये जो प्रश्न बनते हैं अपने एग्जाम में वो एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? समाज में देखो कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई वर्ग के लोग रहते हैं, कई वंश के लोग रहते हैं, तो इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो उसे कहते हैं पर क्या? सामाजिक लोकतंत्र। अब इसको एक परिभाषा के रूप में समझना, समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए सबको आगे बढ़ने का समान अवसर देना ही क्या कहलाता है? सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। अब इसके अर्थ के रूप में अपनी पुस्तक में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसी लाइन को अपन 2 पॉइंटों में बांट के ही लिखेंगे यहाँ। तो सामाजिक लोकतंत्र जब आपसे पूछा जाए तो पहली बात तो आप ये लिखोगे, समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना क्या कहलाएगा? सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। अगर इनके आधार पर अपन भेदभाव नहीं कर रहे, इसका मतलब सबको प्रगति की, मतलब आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, तो दूसरे पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, सभी को प्रगति मतलब आगे बढ़ना, प्रगति के समान अवसर उपलब्ध करवाना। ये कौन सा लोकतंत्र कहलाएगा? सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। तो सामाजिक लोकतंत्र के बारे में आपसे पूछा जाए, ये 2 पॉइंट आपको आपके आंसर में लिखने हैं, और क्वेश्चन बनने की संभावना है कितने नंबर की? 1 नंबर की। अब सामाजिक लोकतंत्र के बाद में अपन बात करते हैं कौन से लोकतंत्र की? आर्थिक लोकतंत्र की। देखो, आर्थिक लोकतंत्र जो होता है ना, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये कि जो भी सरकार के पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का प्रयोग वो सबके हित में करे, ताकि गरीब से गरीब भी जो है ना, उसको भी उस संसाधन का कुछ हिस्सा गरीब से गरीब लोगों को भी प्राप्त हो सके। मतलब गरीबों का ध्यान रखना ही अपन एक तरह से क्या कह सकते हैं? आर्थिक लोकतंत्र कह सकते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा अपने किताब में दे नहीं रखी। इसका मतलब ये है कि आर्थिक लोकतंत्र के बारे में अपने से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो प्रश्न ये पूछा जाता है, आर्थिक लोकतंत्र किसकी देन है? बस आपको यही ध्यान रखना है कि आर्थिक लोकतंत्र किसकी देन है? मार्क्सवादियों तथा समाजवादियों की। तो इसमें आपको एक लाइन जो याद रखनी है वो है, आर्थिक लोकतंत्र मार्क्सवादियों तथा समाजवादियों की देन है। बस यही अपने को याद करना है किसमें? आर्थिक लोकतंत्र में। उसके बाद में अपन बात करें कौन से लोकतंत्र की? अंतिम जो लोकतंत्र का रूप है वो कौन सा है? नैतिक लोकतंत्र। तो नैतिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे जैसे आदर्श स्थापित करना ही क्या कहलाता है? नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। तो इसका देखना क्या लिखेंगे अपन? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसे आदर्श स्थापित करना क्या कहलाता है? नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। अब देखना, अब तक जो अपन ने चर्चा की है, सबसे पहला अपने को जो याद रखना है वो लोकतंत्र का अर्थ याद रखना है, जो अपन ने क्वेश्चन के रूप में शुरुआत में देखा था। उसके बाद में अपने को ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के रूप कितने होते हैं? 4 रूप होते हैं, चारों का नाम आप ध्यान रखोगे।
उसके बाद में राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करो। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न बनता है, जिसमें अपन ने 5 विशेषताएं लिखी हैं। किसकी? राजनीतिक लोकतंत्र की। उसके बाद में आर्थिक लोकतंत्र किसकी देन है, ये क्वेश्चन बनता है। लास्ट क्वेश्चन बनता है नैतिक लोकतंत्र किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन बनता है सामाजिक लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब देखो इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है इस लेसन का, उसकी चर्चा करें। वो है लोकतंत्र के प्रकारों की व्याख्या करो। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो क्वेश्चन ये इस रूप में भी आ सकता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करो। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करो। अब देखना, अगर लोकतंत्र के प्रकार अपने से पूछे जाते हैं तो लोकतंत्र के 2 ही प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रकारों में भी अपने को इन 2 का उल्लेख करना है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन अपने से इस रूप में पूछा जाए कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करो। तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे लोकतंत्र के प्रकार। कितने प्रकार बताओगे? 2 प्रकार बताओगे। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही कहा जाता है कौन सा लोकतंत्र? शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब जब अपने को इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना हो, बीच में एक लाइन खींचो। एक तरफ लिखना आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरी तरफ लिखना आपको क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब दोनों में पहले तो अंतर समझने की कोशिश करना। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब तो क्या होता है? जब जनता स्वयं अपने पर शासन करे, जनता खुद ही अपने नियम बनाए, जनता खुद ही अपने कानून बनाए, तो उसे तो कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे अपने ये एक उदाहरण लेते हैं, कोई छोटा सा देश है, उस देश में जनता क्या करती है? कोई सरकार की नियुक्ति नहीं करती। जब भी किसी देश में, जब भी उस देश में कोई नियम बनाने की आवश्यकता पड़े तो पूरी जनता एक जगह इकट्ठी होती है। इकट्ठी होकर वो पूरी जनता मिलकर ही अपने लिए क्या बना लेती है? नियम बना लेती है। इसका मतलब वो जनता ही अपने ऊपर क्या कर रही है? शासन कर रही है। इसका मतलब कौन सा लोकतंत्र हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता शासन करने के लिए प्रतिनिधि चुनती है। जैसे भारत में जो व्यवस्था है ना, जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर जनता के लिए नियम या कानून बनाए, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सबसे पहले तो दोनों तरफ पहले पॉइंट में परिभाषा लिखोगे। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसमें जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करती है तथा जनता स्वयं नियमों या कानून बनाती है। जनता स्वयं क्या कर रही है? नियमों या कानून बना रही है। समझ के बात? तो ये तो लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र कहलाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करती है तथा जनता स्वयं नियमों या कानून बनाती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? इसमें जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है,
जो अपने भारत में जो सिस्टम है ना वो कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ये प्रतिनिधि फिर क्या करते हैं, जनता पर शासन करते हैं, ये प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं तथा जनता के लिए नियम कानून बनाते हैं, तथा जनता के लिए नियम कानून बनाते हैं। तो एक चीज बताओ, भारत जैसे इतना बड़ा देश है, क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? क्या भारत में ऐसा संभव है क्या कि भारत में अगर कोई नियम कानून बनाने पड़े तो पूरे भारत की जनता एक जगह इकट्ठी हो और फिर वो खुद के लिए नियम कानून बनाए? तो भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी विशाल जनसंख्या है कि साल 2 साल तो अपने को इकट्ठे होने में ही लग जाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत जैसे बड़े राष्ट्रों में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल वहीं पे संभव है अगर कोई छोटा राज्य है, कोई छोटा देश है, अपन ये कह सकते हैं एक छोटे देश है ना, जहां जनता आराम से इकट्ठी होकर अपने लिए नियम बना सके। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे देशों में संभव है, जबकि बड़े देशों में कौन सा लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो दूसरा अगर अंतर करना चाहे तो ये लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लिखना है अपने को, यह लोकतंत्र केवल छोटे देशों में संभव है। इसमें बताएंगे अपन, बड़े देशों में यही लोकतंत्र होता है। यही लोकतंत्र का मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। बड़ा जो देश होगा वहां जनता एक साथ इकट्ठी होकर अपने लिए नियम और कानून नहीं बना सकती। इसलिए बड़े देशों में क्या होता है, जनता चुनाव करवाती है, चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं, जनता के लिए नियम कानून बनाते हैं। तीसरा, फिर अपने को ये चर्चा करनी है कि क्या विश्व में कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या। तो स्विट्जरलैंड जो देश है, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है। स्विट्जरलैंड में जैसे अपने भारत में 28 राज्य हैं, अपन प्रांतों को राज्य कहते हैं, वैसे स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंटेन कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड के 5 राज्यों या कह सकते हैं स्विट्जरलैंड के 5 कैंटेनों में कौन सा शासन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि बाकी विश्व के सभी देशों में कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो तीसरा अंतर लिखोगे, यह लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के 5 राज्यों लिख देना, चाहे वहां राज्यों को कहा जाता है क्या, कैंटेन में है। समझ गए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपन चर्चा कर रहे हैं, यह लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के 5 राज्यों या 5 कैंटेन में है। इसमें लिखोगे, अन्य सभी देशों में यही लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये हो गया अपना अंतर किसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि लोकतंत्र के प्रकारों की व्याख्या करो, तब भी आपको यही आंसर करना है। आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करो, तब भी आपको यही आंसर करना है। अब अगर आप चाहो तो वीडियो रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत। तो लोकतंत्र के 4 सिद्धांतों की अपन चर्चा करेंगे। पहला तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, फिर लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत,
फिर लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो ये लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत हैं जिनकी अपने को चर्चा करनी है, और वो चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।